गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है आरसीईपी। तो अभी रायसीना डायलॉग चल रहे हैं, आपको पता है। उसमें सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उन्होंने एक ड्यूरिंग डिस्कशन है एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि दैट ही इज़ होपिंग कि इंडिया वुड रीअसेस इट्स स्टैंड ऑन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? बिकॉज इंडिया ने जो है नवंबर 2020 में जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो सिंगापुर और अदर बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो आरसीईपी में चाइना के अलावा हैं, वो सब ये चाहती हैं कि इंडिया जो है वो आरसीईपी को ज्वाइन करता, और चाइना को वो बैलेंस करने के लिए इंडिया जो है आरसीईपी में उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए सिंगापुर जो है वो दोबारा ये बोल रहा है कि आप एक बार अपना जो है स्टैंड उसको रीअसेस करो। तो अब देखते हैं आरसीईपी है क्या। तो आरसीईपी जो है वो नवंबर 2020 में इन्फोर्स हुआ है, आपको पता है। और ये 15 कंट्रीज इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। 10 मेंबर कंट्रीज तो एशियन कंट्रीज हैं, और बाकी 5 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनका एशियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब वैसे तो इंडिया का भी इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशियन के साथ, लेकिन इंडिया ने इसको आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। तो कौन कौन सी और कंट्रीज हैं एशियन के अलावा? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। अब आरसीईपी की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो जो इस पूरे आरसीईपी की जो मेंबर कंट्रीज के रीजन में जो है वो फ्रीली मूव होने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इन मेंबर स्टेट्स को। ठीक है। तो अब इंडिया की डिमांड क्या थी, इंडिया ने क्यों इसको ज्वाइन नहीं किया, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इंडिया का जो था डिमांड थी कि जो बेस ईयर फॉर टैरिफ रिडक्शन जो है वो 2019-20 होना चाहिए, 2014-15 नहीं होना चाहिए। तो जो आरसीईपी की मेंबर स्टेट्स हैं वही तो ये कह रही थी कि जब से हमने आरसीईपी के ऊपर नेगोशिएशन शुरू किया 2013 से, तो इसीलिए जो है तो 2014-15 जो है वो हमारे लिए टैरिफ रिडक्शन का जो है वो बेस ईयर होना चाहिए। लेकिन इंडिया क्या कह रहा था कि नहीं, जो टैरिफ रिडक्शन है वो उस हिसाब से होना चाहिए जब ये इन्फोर्स हो रहा है 2019-20। तो इंडिया ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि 2014 और 15 में इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री थी वो इतनी बहुत बड़ी नहीं थी, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तब इंडिया ने जो अपने टैरिफ्स थे वो कम रखे हुए थे, इंपोर्ट ड्यूटी कम रखी हुई थी, सो दैट वो इंपोर्ट करता रहे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेकिन अब 2019-20 में टाइम बदल चुका है। अब इंडिया जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनता आ रहा है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसकी बढ़ती जा रही है। तो इंडिया ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर 14-15 की जो है कम इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर हमको कम इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हम बेस ईयर बना लें, तो हम जो रिडक्शन करेंगे तो फिर तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ही कम हो जाएंगी। तो अभी हमारी जो 19-20 में जो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको धीरे धीरे कम करना इज स्टिल प्रेफरेबल ओवर द वैल्यू दैट वाज अवेलेबल ड्यूरिंग 2014-15। तो इंडिया ने इसीलिए जो है ये कहा कि 2019-20 जो है उसके टैरिफ्स के बेसिस पे हम रिडक्शन करना शुरू करते हैं, 2014-15 वाली नहीं करनी चाहिए। अब इंडिया ने ये क्यों कहा है? ताकि अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको वो बचा सके। अगर 2014-15 को हम ले लेते तो रिडक्शन कर करके हम जीरो टैरिफ पे पहुंच जाते, और इंडिया की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाती। इंडिया जो है वो एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म भी लाने को कह रहा था इसमें बेसिकली, ताकि अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट शुरू हो गया है इंडिया में आरसीईपी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सेक्टर में, तो एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो कि जो इंपोर्ट सर्ज हो गया है तो उससे डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है उसको नुकसान अगर होने लगा है तो कुछ जो है एक ट्रिगर मैकेनिज्म आ जाए और जो है टैरिफ्स जो है वो इम्पोज किए जा सके। लेकिन आरसीईपी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मेंबर स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक ऐसी ही डिमांड ये थी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन होना चाहिए क्लॉज, क्योंकि इंडिया ने ये देखा कि एशियन के साथ जो उसका एफटीए है उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो एशियन या इंडिया से भी ज़्यादा फायदा जो है वो चाइना को हुआ है। क्योंकि चाइना क्या करता था कि चाइना का एशियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो चाइना टैरिफ फ्री जो है वो अपना सामान पहले एशियन कंट्रीज में किसी में बेच देता था, फिर वहाँ से राउट करके, क्योंकि एशियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो वहाँ से राउट करके इंडिया में सामान बेचता होता था।
तो इंडिया जो है वो इसी चीज़ को कह रहा था कि हमको स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉज लेके आना चाहिए, ताकि कोई भी थर्ड कंट्री जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट ना ले पाए हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसको भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इंडिया जो है वो इस चीज़ के भी फेवर में नहीं था कि जो इन्वेस्टर और स्टेट का डिस्प्यूट है उसको किसी जो है एक डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो बाहर एक आर्बिट्रेशन के थ्रू या फिर एक मतलब इसमें जो आरसीईपी के अंदर उन्होंने क्या किया था कि आर्बिट्रेशन या फिर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो बनाने की बात की थी कि अगर किसी समझ लो कि चाइना का कोई इन्वेस्टर है और उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है और गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज करी या उसका कुछ भी डिस्प्यूट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुआ तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस ट्रिब्यूनल में खींच के लेके जा सकता है ताकि जो है उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन इंडिया ये कह रहा था कि हम जो है जो भी देखेंगे वो अपने ही कोर्ट्स में देखेंगे, इंडिया की जुडिशरी से बाहर जो है वो आप इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चाइना के कोई भी इन्वेस्टर या मतलब बेसिकली आरसीईपी कंट्रीज का कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को किसी और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में नहीं लेके जा सकता। इंडिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन सिंगापुर और जापान जो है वो इस चीज़ को पुश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एक होना चाहिए। तो इंडिया की तीनों डिमांड्स जो है ये बहुत बेसिक थी और इंडिया की डिमांड्स नहीं मानी गई, इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब इसमें स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट भी था कि इंडिया जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक या फिर ट्रेड ग्राउंड्स पे ही जो है आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर रहा था और इंडिया जो है वो चाइना के साथ वैसे भी जो है कोई ट्रेड डील जो है वो बेसिकली नहीं करना चाहता, इवन इन अ ट्रेड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया जो है वो थोड़ा चाइना से इस मामले में दूर रहना चाहता था बिकॉज चाइना वुड टेक बेनिफिट ऑफ इंडिया और स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए चाइना की इन्वॉल्वमेंट आरसीईपी में भी इंडिया को सही नहीं लग रही थी। तो इसीलिए जो है नवंबर 2019 में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि इंडिया का ये स्टैंस है, बिल्कुल कैलकुलेटेड स्टैंड है हमारा ये, कि कोई भी पैक्ट ना होना इज़ बेटर देन हैविंग अ बैड एग्रीमेंट, कि इससे अच्छा हम कोई पैक्ट करेंगे नहीं लेकिन हम बैड एग्रीमेंट नहीं होने देंगे, ठीक है। अब इंडिया का ये हार्डनिंग स्टैंड भी है, ये आप स्टेटमेंट देख लेना। इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो सितंबर 2020 में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, अपने अपने एग्जाम में भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब कॉस्ट बेनिफिट भी देखो इसके। आरसीईपी जो है जो इंडिया के बिना साइन हो गया है, जापान जो है उसने बहुत कोशिश करी कि इंडिया जो है उसके लिए ये ओपन फॉर एक्सेशन रखा जाए बिकॉज जापान नोज कि इंडिया जो है वो चाइना को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है आरसीईपी में। और एंड तक जापान ने पूरी कोशिश की है कि इंडिया जो है वो एक एटलीस्ट एक ऑब्जर्वर स्टेटस तो उसको मिला रहे आरसीईपी की मीटिंग्स में, सो दैट इंडिया पूरी नज़र रख सके कि आरसीईपी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर इवन जो मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन हो रही थी आरसीईपी की, उसमें भी इंडिया की पार्टिसिपेशन जो है वो जापान ने इंश्योर करवाई। फिर जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं वो सारी एग्री करती हैं, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम क्वाड कंट्रीज़ के अलावा जो क्वाड प्लस अगर हम इनको माने तो ये सब मानती हैं कि हमको चाइना से जो है अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है और इस डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया की पार्टिसिपेशन के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट व्यू भी है। श्रीकांत कोंडापल्ली जो हैं बहुत फेमस हैं, जेएनयू में चाइनीज़ स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यू दिया, इसको आप पढ़ लेना ऐसी, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन हो रहा था 2017 में, तब इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और पूरी दुनिया ये कह रही थी एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सम वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस कि इंडिया जो है वो आइसोलेट हो रहा है और इंडिया बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अब लोगों को समझ आ रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या था और इंडिया की जो पोजीशन है वो सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं, डेमोक्रेसीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि इंडिया ने उस टाइम पर बिल्कुल सही किया था जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2017 में साइन नहीं किया था। तो सिमिलर सी पोजीशन जो है हम आरसीईपी की कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि इंडिया ने आज नहीं साइन किया लेकिन सारी कंट्रीज बोल रही हैं कि आपने गलती की है, आप अपनी पोजीशन को रीअसेस करो वो, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आरसीईपी जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है S-400 डील। तो इंडिया और रशिया जो है वो अपनी जो S-400 डील जो है उसको कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है, ऐसा रशियन एम्बेसडर जो इंडिया में है उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में हो रही हैं, रायसेना डायलॉग चल रहा है उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज़ में तो हमारी जो है सोच मिलती है रशिया और इंडिया की, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस ऑन आवर अप्रोच टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो उन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो एक कोल्ड वॉर एरा थिंकिंग से निकली है, ठीक है। और इंडिया को उन्होंने बोला है कि आप इससे कॉशियस रहो, इससे चौकन्ने रहो कि कोल्ड वॉर की जो स्ट्रेटजी है, जो कोल्ड वॉर की थिंकिंग है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक रीजन में लेके आना चाहती हैं और वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा। तो इंडिया को रशियन एम्बेसडर ने एक तरह से रशिया ने बेसिकली वॉर्न किया है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारे EM जयशंकर जी हैं, उन्होंने बोला है कि इंडो पैसिफिक जो है वो कोई कोल्ड वॉर के टाइम की का जो है वो रीजन नहीं है, वो बहुत हिस्टोरिकल रीजन है और बहुत सीमलेस जोग्राफिकल एंटिटी है जो कि अफ्रीका से लेके US कोस्ट तक एग्जिस्ट करती है। तो कोई कोल्ड वॉर थिंकिंग नहीं है, उससे पहले की थिंकिंग, बहुत पहले का हमारा जो है उस टाइम का हमारा ये कॉपरेशन है और इसको हम आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से वर्ड एक्सचेंज हुआ है वहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में। और अब हम S-400 मिसाइल के बारे में भी देख लेते हैं। तो S-400 ट्रायम्फ जो है, जिसको जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको नेटो जो है वो कहता है SA-21 ग्राउलर, ये एक मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मोबाइल मतलब क्या होता है कि इसको मूव कर सकते हैं आराम से हम, ठीक है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको रशिया ने डिज़ाइन किया है। मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज जो है ये सिस्टम है। और ये हमारे जो है थार्ड जो है US लेड जो थार्ड है उससे भी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ये हर तरह के एरियल टारगेट्स जो है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स, जो 400 किलोमीटर की रेंज में उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस कितने ऑल्टीट्यूड तक जा सकती है इसकी रेंज, 30 किलोमीटर तक की, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है ये 100 एयरबॉर्न टारगेट्स को एक ही टाइम पर जो है वो ट्रैक कर सकता है और 6 ऐसे टारगेट्स को एक ही टाइम पर एंगेज कर सकता है। 4th जनरेशन है ये रशियन जितने जो ये SAMs हैं उनमें 4th जनरेशन है ये सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसको हम US का जो पैट्रियट सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करते हैं। मल्टी फंक्शन रडार है इसमें, बहुत जो ये आप सारा पढ़ लो। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बेसिक लेवल की ट्रेनिंग से जो है कोई भी जो हमारे जो ट्रूप्स हैं वो इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस इससे आपको दिखेगी कि ये 2007 में ऑपरेशनल हुआ और आज तक जो है मॉस्को जो कैपिटल सिटी ऑफ रशिया है उसकी डिफेंस के लिए भी इसको रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम्स को ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर 2015 में सीरिया में भी इसको डिप्लॉय किया गया और क्राइमिया रीजन जो है उसमें भी रशिया ने इसको स्टेशन किया है S-400 यूनिट्स को, सो दैट रशिया जो है अपनी क्राइमिया का जो रीजन है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको इससे दिख रही है कि रशिया अपनी कैपिटल सिटी तक को भी इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने की जो उसकी लोकेशंस है, कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए रशिया ने S-400 को ही चूज़ किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेटो विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि US ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे, May 1 से विड्रॉ करना शुरू करेंगे और बाय 9/11 इस साल जो है 11 सितंबर से पहले जो है वो US ट्रूप्स और नेटो के ट्रूप्स जो हैं वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे। तो 2400 अमेरिकन ट्रूप्स की अभी तक जो है वो इस वॉर में 20 साल पुरानी जो है ये जो लड़ाई चलती आ रही है अफगानिस्तान में, उसमें 2400 अमेरिकन ट्रूप्स जो है उनकी जो है जान जा चुकी है और ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन जो है वो अब US को खर्चा इससे हो चुका है। अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो उनका पेंटागन, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला था कि आप ऐसे एकदम से विड्रॉ मत करो, आप कंडीशंस बेस्ड विड्रॉ करो, जिसमें कंडीशन ये हो कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेता है और अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देता है तो US जो है वापस आ जाएगा
वहाँ में डेमोक्रेसी रीस्टोर करने के लिए। लेकिन जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने इस सजेशन को वीटो कर दिया, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के इस सजेशन को वीटो कर दिया, और उन्होंने सारी ये कंडीशंस को हटा दी और कहा कि नहीं, हमें तो बस जल्दी से यहाँ से विड्रॉ करना है। तो जो 2000 अब ये जो है, ये थिंकिंग कहाँ से आ रही है कि जल्दी से जल्दी विड्रॉ करने की? 2009 में जब ये जो बाइडन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते थे अंडर बराक ओबामा, तब उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था कि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान में नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने बोला था कि सिर्फ काउंटर टेररिज्म जो मिशंस हैं, ऑपरेशंस होते हैं, सिर्फ वो जो है कंडक्ट करने के लिए यूएस जो है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा यूएस ट्रूप्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। लेकिन उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा थे, उन्होंने जो नहीं सुनी इनको ओवर रूल किया। फिर जब 2012 में जो है ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है यूएस ने अपनी ट्रूप प्रेजेंस वहाँ पर कम करनी शुरू कर दी अफगानिस्तान में। फिर अब ये डिसीजन जो है, ये जो बाइडन की पर्सनल डिसीजन के अलावा एक और जो है हमारी अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है उनके डेटा पे भी जो है डिपेंडेंट है ये डिसीजन, जो ये कह रही है कि जो अगर आप वहाँ से विड्रॉ भी कर लेते हो अपने ट्रूप्स को, तो जो अल कायदा और अदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कोई इमीडिएट थ्रेट जो है वो यूएस को पोज अब नहीं करते एज कम्पेयर टू 2001। अब इन्फ्लुएंस कितना रह जाएगा जब यूएस वहाँ से चला जाएगा? तो क्या इन्फ्लुएंस रह जाएगा अफगानिस्तान में यूएस का? तो अब वहाँ पर यूएस जो है जब उनके ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगे तो वहाँ पर वो सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस किया करेंगे। जो पेंटागन के कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? पेंटागन जो वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री, और कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, अब इंडिया में आपने कंसेप्ट नहीं सुना होगा, लेकिन यूएस में कंसेप्ट चलता है कि वहाँ की जो पेंटागन है वो प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है, कि जैसे पेंटागन कह देगा किसी प्राइवेट कंपनी को, यूएस की प्राइवेट कंपनी को टेंडर देके कि आप अफगानिस्तान में जो यूएस की जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनको देखोगे, ठीक है। तो वो अपनी एक तरह से बेसिकली आर्मी लेके आएंगे, या जो भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स तैयार करेंगे वो प्राइवेट कंपनी करेगी, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो उनके थ्रू ऑपरेट करने के लिए जो है वो अब इसमें यूएस अपनी पॉलिसीज देख रहा है कि हम प्राइवेट कंपनीज के थ्रू वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। फिर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स भी वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यूएस ट्रूप्स तो विड्रॉ कर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो यूएस में थोड़ा सा उनका रहेगा। लेकिन इसके अंदर अब आप देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि यूएस के साथ अभी तो वहाँ की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अभी कोऑपरेट करती है, तभी वहाँ पे यूएस जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर पाता है। कल को अगर यूएस की जो अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर उसको ओवरथ्रो कर दिया तालिबान ने, और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तब वो यूएस के साथ कोऑपरेट करना भी बंद कर देगी। फिर यूएस जो है वो ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस या पेंटागन कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी स्पेशल ऑपरेशंस है उसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन यूएस की कि हम फ्यूचर में ये सब कर पाएंगे, ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेसिस पर अजम्पशन लेके बैठे हैं यूएस कि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंटैक्ट रखेगी उनके साथ, ठीक है। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? जो प्रेसिडेंट अशरफ गानी है उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है आने वाले टाइम में, क्योंकि तालिबान जो है वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेरिटरी अंडर कंट्रोल लेके आता जा रहा है, और तालिबान जो है वो अब चाहता ही नहीं कि वो कोई पीस डील अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वो साइन करे। तालिबान ने ये भी बोल दिया कि वो अब कोई न्यू राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए जो है, जो टर्की में होने हैं अगले महीने, इस मंथ अप्रैल में, वो उसमें कोई पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो एंथुजियास्टिक नहीं है, और वो कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। अब इसके रिएक्शन क्या आए हैं जो प्रेसिडेंट बाइडन के डिसीजन के लिए? तो कुछ लोगों ने तो इसको कंपेयर किया है फॉल ऑफ साइगॉन के साथ। मतलब जो यूएस में जो साउथ वाला रीजन था, जो नॉर्थ वियतनाम में, वो यूएस कंट्रोल्ड था, लेकिन वहाँ पे एकदम से एब्रप्टली यूएस ने वहाँ से विड्रॉल कर लिया था जब वियतनाम वॉर के टाइम पे। जब यूएस ने जैसे ही विड्रॉल किया उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर जो है, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर, नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने एकदम से उस पर कब्जा कर लिया, और वो पूरा वियतनाम वॉर जो है वो यूएस के हाथ से निकल गई। तो सिमिलरली आज कंपैरिजन ये किया जा रहा है कि अब यूएस विड्रॉ कर जाएगा तो तालिबान जो है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो उसको कैप्चर कर लेगा पूरे अफगानिस्तान को, और यूएस जो है उसके हाथ से अफगानिस्तान भी निकल जाएगा। तो सीनियर रिपब्लिकन पार्टी के लीडर उन्होंने बोला है कि इतनी जल्दी जो विड्रॉ कर रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है। जो हमारा जो एनिमी है जो अफगानिस्तान में, वो कोई अभी
ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर हम इतनी जल्दी विड्रॉ कर रहे हैं तो अमेरिकन लीडरशिप जो है उसको हम एब्डिकेट कर रहे हैं, हम उसको उससे भाग रहे हैं अपनी लीडरशिप पोजीशन से। अब कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अब ध्यान हटा के हमारा असली मोटिव चाइना और रशिया की तरफ करना है, क्योंकि वो अब हमारे लिए ज़्यादा बड़े थ्रेट्स हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कंडीशन बेस्ड अप्रोच दो कि पेंटागन ने कहा था लाने को, उसको वीटो करके अच्छा किया, बिकॉज अगर हम कंडीशन बेस्ड में जाते तो हम कभी भी विड्रॉ ही ना कर पाते। कभी ना, हम हर बार जब भी विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई एक तरह से कंडीशन लगा दी जाती है और हम विड्रॉ कभी कर ही नहीं पाते। इस टाइम बिना किसी कंडीशन के जल्दी से जल्दी विड्रॉ करना हमको ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रायसीना डायलॉग। तो अब ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं अभी तक हमने पढ़ी, इसमें मोस्टली इसमें जो रायसीना डायलॉग में ये सारी बातें हुई थी, तो इसको देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसको 6th एडिशन रायसीना डायलॉग जो है उसको अभी इनॉग्रेट किया था। इस साल के रायसीना डायलॉग का जो है वो थीम है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो रायसीना डायलॉग 2016 में सबसे पहली बार जो है कंडक्ट किया गया था। एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स की, जो इंडिया जिसको ऑर्गेनाइज करता है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इस कॉन्फ्रेंस को हर साल होस्ट करती है। और ग्लोबल लीडर्स जो कि पॉलिसी में, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो रायसीना डायलॉग क्यों है इसका नाम? बिकॉज ये रायसीना हिल जो है हमारे, रायसीना हिल क्या है? एक एलिवेटेड पॉइंट है जिस पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिस हैं, साउथ ब्लॉक वगैरह, फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस जो राष्ट्रपति भवन भी वहीं पर लोकेटेड है। तो एक तरह से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इसमें बेसिकली जितने भी ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, लीडरशिप है, मीडिया है, बिजनेस हैं, ये सारे आकर बात करते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जो प्रेसिंग इश्यूज होते हैं जो भी वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो इसी में ही जो है डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें हमारे को एक तरह से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। तो आपको आज पता है कि आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वीकली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी शेयर की होगी। ठीक है, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।